हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 41 है और आज का जो टॉपिक है वो है राजनीतिक कार्यपालिका की। जो हमारी संसद है उसमें जो कार्यपालिका है वो कैसे काम करती है, उसके कार्यों के बारे में बताया गया है कि जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे चलता है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे सोशल साइंस की वर्कशीट है और इसमें जो बुक ली गई है वो हमारी पॉलिटी की बुक ली गई है। और जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है संस्थाओं का कामकाज, कि ये जो संस्थाएं होती हैं जैसे विधान पालिका है, कार्यपालिका है, ये अपने काम कैसे करती हैं, तो उनके बारे में बताना है। हमारी जो वर्कशीट की डेट है वो 8 अक्टूबर है। यहाँ स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। इसमें देखो बताया गया है कि देश में संसद द्वारा पारित विधेयक, की जो हमारी संसद होती है उसमें जितने भी जो कानून होते हैं उनको पारित करने के लिए जो अमली जामा पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। तो जितने भी कानून बनाए जाते हैं, बिल बनाए जाते हैं, उन सभी को पारित करने के लिए, मतलब अप्रूव करने के लिए यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कार्यपालिका की जरूरत पड़ती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। कि जो कानून बनाने वाली जितनी भी नीतियाँ लाई जाती हैं उन सभी को एक्चुअल फॉर्म में लाने का जो काम होता है वो किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। अब जो कार्यपालिका है इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। इसका निर्वाचन, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका का निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। इसका निर्वाचन कौन करता है? पब्लिक करती है। और कुछ एक स्पेशल टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है स्थायी। स्थायी मतलब फिक्स, जो परमानेंट होती है। स्थायी कार्यपालिका ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। इसमें जिन लोगों का चुनाव होता है वो उनको लंबे टाइम पीरियड के लिए नियुक्त किया जाता है। और ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, मतलब परमानेंट होते हैं। और जो अधिकारी होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। उसके बाद है मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। जो प्रधानमंत्री है हमारा, क्योंकि जो सारी पावर्स होती हैं वो नाम मात्र की तो राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन कार्य जितने भी किए जाते हैं वो कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी सलाह मशवरे लेकर किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसमें जो लोकसभा में जिसके पास ज़्यादा वोट होती हैं उस पार्टी को, या गठबंधन वाली जो सरकारें, और गठबंधन मतलब जब दो सरकारें जिनके पास वोट कम होती हैं और एक तीसरी पार्टी को हराने के लिए वो क्या करती हैं? आपस में मिल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं गठबंधन। तो ऐसी ही सरकारें जो मिक्स होके बनी हैं उस पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री माना जाता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अब जो हमारी ये राष्ट्रपति है वो क्या करता है कि पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसके बाद जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसकी सलाह से की जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। लेकिन उनके लिए जो कंडीशंस लगाई गई है वो क्या है? कि वो संसद के सदस्य होने चाहिए जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुनना जाना जरूरी होता है। यदि मान लो हमने किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे क्या है, उसको हमने जो मंत्री जो पद या कार्यभार उसको दिया है, मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है, बनना पड़ता है, उसको उसका चुनाव होता है। अब इसमें है कैबिनेट मंत्री। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कि जो पार्टियां होती हैं उनके जो हेड होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। उसके बाद है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। कि जिनके ऊपर जो काम का भार दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, उन मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बोला जाता है। ये क्या होते हैं? छोटे मंत्रालयों के हेड होते हैं
और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा जो बैठकें बुलाई जाती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है राज्य मंत्री, जो किसी भी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है, लाइक जैसे आपकी दिल्ली है, दिल्ली में जो सीएम है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो इनके जो विभाग होते हैं उनके सभी मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं किसी भी काम में। उसके बाद है प्रधानमंत्री के अधिकारों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के नाते जो सरकार का जो गवर्नमेंट का जो हेड माना जाता है वो मेन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है, उससे सिर्फ एडवाइस ली जाती हैं। सारी जो पावर्स होती हैं वो हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कभी कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, कि जो भी संसद में जो बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना कि कौन कैसे काम कर रहा है उसको देखते रहना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना और जो मंत्रियों का चुनाव किया जाता है उन सभी को काम देना। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जो हमारी संसद होती है उसमें जो पावरफुल व्यक्ति माना गया है वो कौन माना गया है? प्रधानमंत्री को माना गया है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है मतलब वो इस्तीफा दे देता है या सरकार उसकी ख़त्म हो जाती है, तो जितने भी उसके मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, वो भी अपना पद त्याग देते हैं। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारी की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। और यदि मान लो सरकार गठबंधन की सरकार है तो जो दो सरकारें होती हैं जो गठबंधन करके बनी हैं उनके जो विभिन्न सदस्य होते हैं, जो समूह होते हैं, उन सभी से राय ली जाती है और उनकी जो राय का जो फाइनल डिसीजन होता है उसको माना जाता है। उसके बाद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, कि वो देश का जो होता है अध्यक्ष माना गया है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। जो हमारा राष्ट्रपति है उसका चयन डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा नहीं होता है। जो संसद और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, क्योंकि जो सारी शक्तियां होती हैं वो किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास हैं। तो इनको नाम मात्र का होता है कि इनके जो पेपर्स होते हैं उसके ऊपर साइन करवाने के लिए, किसी भी काम को अप्रूव करवाने के लिए इनके पास जाया जाता है। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर जो हमारी सेनाएं हैं उनका जो हेड माना जाता है उसको में भी किसको माना जाता है? जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, इन सब का जो मेन हेड माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। कोई विधेयक, कोई भी जो बिल होता है या कानून होता है उसको राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनना होता है। कि हर काम में परमिशंस किसकी चाहिए होती हैं? हमें राष्ट्रपति की चाहिए होती हैं, लेकिन वो नाम मात्र के होते हैं कि हमें सिर्फ पेपर पे साइन करवाने के लिए, अप्रूवमेंट के लिए उनकी ज़रूरत होती है। अब देखते हैं बच्चों इनके क्वेश्चन आंसर्स। कार्यपालिका किसे कहते हैं? देखो हमने पढ़ा था कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो देश में इसकी ज़रूरत क्यों है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आज मैंने ये रिटन में नहीं लिखे क्योंकि सारे जो हमारी वर्कशीट है वो बहुत इजी है और यहीं पर इसके सारे आंसर्स दिए गए हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका किसे कहते हैं, ये हो गया उसका आंसर। उसके बाद है कि हमें कार्यपालिका की ज़रूरत क्यों है। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को लागू करने के लिए या अपनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो ये है हमारी राजनीतिक कार्यपालिका और ये है हमारी स्थायी कार्यपालिका। तो इसमें दोनों में डिफरेंस बताना है। इसका चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। उसके बाद जो स्थायी होती है, फिक्स कार्यपालिका होती है, तो इसमें जो लोग होते हैं
वो लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं और क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में हमें बताना है, वर्णन करना है, डिटेल में बताना है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनके जो अधिकार हैं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री के जो हमारे अधिकार हैं वो व्यापक हैं। जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में जब किसी में आपस में किसी बात पर बहस हो जाती है तो निर्णायक की भूमिका निभाना, डिसीजन बताना कि हमें क्या करना है, विभिन्न विभागों के कामों पर निगरानी रखना, सभी मंत्रियों के काम का वितरण करना। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर जो आदि है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उसके बाद है देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को बताइए, कि जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, उसके बारे में हमें बताना है। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। इसका चयन जनता के द्वारा न होकर संसद और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। और जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रकार की नियुक्तियों जैसे भारत के न्यायाधीश इत्यादि की नियुक्ति करता है। रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई भी कानून बनता है। तो ये सारी क्या है, राष्ट्रपति के हमें महत्व के बारे में बताता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अच्छी लगती है लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।